युवराज देखता है कि एक आदमी सुहानी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा था और एकटक कमरे के अंदर देख रहा था। ये देखते ही युवराज अलर्ट हो जाता है और कुछ देर तक युवराज वैसे ही पेड़ की आड़ में उस आदमी को देखते रहता है। वो जानना चाहता था कि वो आदमी वहाँ क्या करने आया है। काफी देर तक वहाँ रुकने के बाद भी युवराज देखता है कि वो आदमी अपनी जगह से हिला भी नहीं था। वो बस कमरे के अंदर लगातार देख रहा था। युवराज को समझने में देर नहीं लगती कि ये आदमी सुहानी पर नजर रख रहा है, लेकिन ये जानना अभी बाकी था कि क्यों। कुछ देर तक उस आदमी को ऑब्जर्व करने के बाद युवराज धीरे से उसके पास जाता है। एक ही झटके में उसका शॉल खींच लेता है। युवराज के शॉल खींचते ही वो आदमी युवराज की तरफ मुड़ जाता है। अपने सामने युवराज को देखकर वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं और एक पल के लिए वो फ्रीज हो जाता है। अब उस आदमी का चेहरा युवराज की तरफ ही था। युवराज भी उसका चेहरा देख लेता है। वो आदमी 6 फीट का था, जिसका रंग गेहुआ था। उसने लूज पैंट शर्ट पहन रखा था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी, जिसके नीचे हल्के डार्क सर्कल थे। उसकी दाढ़ी मुछ नॉर्मल से कुछ बड़ी थी और उसके बाल कुछ सफ़ेद हो चुके थे। उसकी उम्र लगभग 45-46 साल की रही होगी, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग लग रही थी। युवराज उससे कहता है, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। युवराज की आवाज़ सुनते ही वो आदमी शौक से बाहर आता और अगले ही पल पीछे मुड़कर भागने लगता है। उस आदमी को भागते देखकर युवराज भी उसके पीछे जाता है। युवराज 1 सेकेंड के लिए रुककर खिड़की से सुहानी के कमरे में देखता है। सुहानी और निशा बिल्कुल ठीक थे और सो रहे थे। ये देखकर युवराज को तसल्ली होती है और फिर से वो आदमी के पीछे जाता है। वो आदमी काफ़ी तेज था और भागते हुए रोड तक आ गया था। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे तो युवराज था, जिससे बचना इतना आसान नहीं था। कुछ ही पलों में युवराज भागते हुए उसके पास आ जाता और एक ही झटके में पीछे से उसका शर्ट पकड़कर उसे दबोच लेता। वो आदमी युवराज की मजबूत पकड़ से बच नहीं पाता। अब वो युवराज की गिरफ्त में था। युवराज ने पीछे से उस आदमी के गले को अपने दाहिने हाथ से जकड़ रखा था। बहुत कोशिश करने पर भी वो आदमी खुद को युवराज से आज़ाद नहीं करा पा रहा था। धीरे धीरे युवराज की पकड़ उस पर और भी मजबूत होती जा रही थी। अब उस आदमी को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। युवराज उस आदमी से कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। वो आदमी युवराज के सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर युवराज से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युवराज की पकड़ से छूटना नामुमकिन था। युवराज उस आदमी की गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए कहता है, मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता। वो आदमी अभी भी कुछ नहीं कहता। अब उसका दम घुटने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब अगर युवराज ने उसे नहीं छोड़ा तो वो मर ही जाएगा। वो आदमी अपने मन में कहता है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। ये सोचते ही वो आदमी पैंट के पॉकेट से 3 इंच का एक पत्थर निकालता है और उस पत्थर को युवराज के दाएं हाथ की कलाई पर उसी जगह रख देता है जहां उसका निशान था। उस पत्थर को निशान पर रखते ही युवराज की चीख निकल जाती है। अचानक से युवराज की कलाई में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो दर्द इतना ज़्यादा था कि युवराज की पकड़ उस आदमी से छूट जाती है और वो अपने उस निशान को पकड़कर जमीन पर गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। वो आदमी एक पल के लिए वहाँ रुककर युवराज को देखता है और फिर तेजी से भागते हुए वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के काफ़ी देर बाद युवराज का दर्द कम होता है और वो उठकर खड़ा होता है। वो हैरानी से अपने निशान को देखने लगता है और खुद से कहता है, कौन था वो आदमी जो मुझे इस हद तक चोट पहुंचा सकता है, और वो सुहानी पर क्यों नज़र रख रहा था। क्या वो जानता है कि सुहानी कौन है, और क्या वो ये भी जानता है कि मैं कौन हूँ। सुबह के 10 बजे थे। सुहानी एक बुक मार्केट में अपना कॉलेज बैग लिए घूम रही थी। वो एक बुक शॉप में जाकर किसी किताब के बारे में पूछ रही थी, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ मायूसी ही हाथ लग रही थी। सुहानी अब इरिटेट हो गई थी। वो थककर उस मार्केट से बाहर निकल ही रही थी, तभी उसकी नज़र मार्केट के आखिरी छोर के एक छोटे से बुक शॉप पर जाती है। वो उस बुक शॉप को देखकर सुहानी के कदम रुक जाते हैं। ये दुकान को देखकर सुहानी कहती, चलो यहाँ भी कुछ पूछ ही लेती हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। आवाज़ लगाती है, कोई है। सुहानी की आवाज़ लगाते ही बुक सेल्फ के पीछे से एक 60 साल के बुजुर्ग आदमी काउंटर के पास आते हैं। वो काउंटर के पास आकर कहते हैं, हाँ बताइए मैडम, आपको कौन सी किताब चाहिए। सुहानी कहती, अंकल क्या आपके पास शिमला के विशिंग बेल पर लिखी गई कोई बुक है।
सुहानी का सवाल सुनकर वो बुजुर्ग उसे ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे सुहानी ने उनका टाइम वेस्ट कर दिया हो। वो बुजुर्ग बिना कुछ कहे वापस बुक सेल्फ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सुहानी शॉपकीपर के इस एटीट्यूड को देखकर कहती है, अजीब आदमी है। सुहानी कंफ्यूज होकर दुकान को देख ही रही थी, तभी उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, लगता है तुम्हें भी उस पुराने रोड वाले साए में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है। उस आवाज़ को सुनकर सुहानी चौंक जाती। वो फौरन पीछे मुड़कर देखती है। वो देखती है कि उसके सामने ब्लैक जीन्स और ब्लैक टॉप में एक लड़की खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसने अर्नब की जान बचाई थी और काफ़ी देर से सुहानी और युवराज पर नज़र रख रही थी। सुहानी उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, जी मैं कुछ समझी नहीं। वो लड़की कहती है, अगर तुम विसिंग वेल के बारे में पता कर रही हो तो मतलब साफ है तुम्हें उस साए के बारे में जरूर दिलचस्पी होगी। सुहानी फेक स्माइल के साथ उस लड़की से कहती, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो किताब ढूंढ रही थी। वो लड़की समझ जाती है कि सुहानी उससे कुछ छुपा रही है। वो सुहानी का इंटरेस्ट देखने के लिए कहती, हाँ, और विसिंग वेल की कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग है। 200 साल पुरानी आत्मा, उसे किसी ने जागृत कर दिया एंड ऑल दैट। सुहानी को उस लड़की की बातें सुनकर हैरानी हो रही थी। वो ये जानकर भी हैरान थी कि वो लड़की भी उस साए के बारे में काफ़ी कुछ जानती है। सुहानी उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने का सोचती। वो बड़ी चालाकी के साथ कहती है, क्या मजाक है ना, कोई मरे हुए इंसान को क्यों जागृत करेगा कोई। वो लड़की है शायद कोई ऐसा काम कराने के लिए जो एक इंसान नहीं कर सकता। ये सुनते ही सुहानी सीरियस हो जाती है और उस लड़की को सवालिया नज़रों से देखने लगती है। सुहानी को लग रहा था कि शायद ये लड़की उसे विसिंग वेल के बारे में काफ़ी कुछ बता सकती है, लेकिन सुहानी इस बात से अनजान थी कि वो लड़की किसी मकसद से उसके पास आई है। वो लड़की सुहानी से कहती, वैसे तुमने मुझे अपना नाम तो बताया ही नहीं। सुहानी कहती, मेरा नाम सुहानी है, और आपका? वो लड़की कहती है, मेरा नाम समायरा है। सुहानी कहती, लगता है आपको भी उस साया की कहानी में काफ़ी दिलचस्पी। समायरा कहती, तो क्या तुम्हें यह सब सिर्फ एक कहानी लगती है? ये कहते हुए समायरा की आंखें और भी गहरी हो जाती है। समायरा आगे कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो सिर्फ कहानी नहीं है तो, और अगर मैंने उस साये को खुद देखा है तो। अब तक सुहानी काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि समायरा उसे उसके सवालों के जवाब दे सकती है। सुहानी कहती है, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? समायरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मुझे लगा था अब तक तुम समझ गई होगी। ये कहते ही समायरा बिल्कुल खामोश हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही हो। सुहानी को समायरा का ऐसे अचानक खामोश हो जाना कुछ अजीब लगता है। सुहानी समायरा के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, समायरा। समायरा धीमी आवाज में खुद से कहती है, वो आ रहा है। सुहानी ठीक से कुछ सुन नहीं पाती। वो कंफ्यूज होकर कहती है, कुछ कहा क्या आपने? समायरा बस एक नज़र सुहानी को देखती है और बड़ी तेजी से वहाँ से चली जाती है। सुहानी को समायरा का बर्ताव समझ में नहीं आता। वो खुद से कहती है, अजीब लड़की है, अभी अभी तो इतने अच्छे से बात कर रही थी, फिर भाग क्यों गई? सुहानी समायरा से ध्यान हटाकर अपने आसपास बुक शॉप ढूंढने लगती है। समायरा के जाने के कुछ ही सेकेंड बाद युवराज वहां पहुंच जाता है। युवराज अपने आसपास बड़े गौर से देख रहा था। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो किसी को भी ढूंढ रहा था। कुछ देर युवराज वहीं खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ महसूस करने की कोशिश करता है। अगले ही पल वो अपनी आंख फिर से खोल लेता है और मन में कहता है, लगता है वो चली गई। बुक शॉप ढूंढते हुए सुहानी की नज़र युवराज पर जाती है। युवराज भी सुहानी को देखता है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसका ध्यान इस वक्त कहीं और ही था। युवराज को वहां देखकर सुहानी उसके पास जाती है और वो युवराज से कहती, युवराज सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युवराज इधर उधर देखते हुए सुहानी से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? युवराज का ध्यान इस वक्त सुहानी पर बिल्कुल भी नहीं था। वो अब भी किसी को ढूंढ रहा था। युवराज का सवाल सुनकर सुहानी थोड़ा नर्वस हो जाती है और कहती है, सर वो मैं कुछ बुक्स। युवराज सुहानी की बात पर ध्यान दिए बिना ही कहता है, चलो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ये कहकर युवराज तेजी से वहाँ से जाने लगता है। सुहानी वहीं खड़े होकर युवराज को देखती रह जाती है। आज उसे युवराज कुछ अलग लग रहा था। कुछ कदम चलने के बाद जब युवराज सुहानी को अपने साथ नहीं देखता तो पीछे मुड़कर कहता है। सुहानी वहीं कुछ खड़े खड़े सोच रही थी। ये देखकर युवराज कहता है, तुम आ रही हो या आज यहीं रुकना है?
सुहानी भागते हुए युवराज के पास आ जाती है। फिर वो दोनों कार की तरफ बढ़ जाते हैं। युवराज और सुहानी दोनों कार में बैठे थे। हमेशा की तरह युवराज खामोशी से ड्राइव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। सुहानी युवराज को देखते हुए कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है। जैसे ही सुहानी अपना मुंह खोलती है, उसे इस समय युवराज को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगता और वो कुछ नहीं कहती। कुछ सेकंड बाद सुहानी फिर से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है और फिर से शांत हो जाती है। सुहानी जब तीसरी बार कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है तो युवराज सामने देखते हुए कहता है, तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, जो कहना है जल्दी कहो। सुहानी अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो जाती है। वो दूसरी तरफ देखकर अपने सर को धीरे से मारती है। सुहानी फिर से युवराज की तरफ देखती है और थोड़ा झिझकते हुए कहती है, युवराज सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। युवराज कहता, मैं जानता हूँ। सुहानी कहती है, युवराज सर, क्या आपने कभी खुद को उस श्राप से मुक्त कराने की कोशिश नहीं की? सुहानी का सवाल सुनते ही युवराज का ध्यान पूरी तरह से सुहानी पर आ जाता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगता है। उसके चेहरे की सीरियसनेस अब एक तरह के रिग्रेट में बदल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी ने युवराज के किसी पुराने जख्म को कुरेद दिया हो। सुहानी युवराज के चेहरे को पढ़ लेती। वो समझ जाती है कि उसने युवराज से कुछ गलत सवाल पूछ लिया। वो फौरन कहती है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। युवराज रोड की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैंने कोशिश की थी। सुहानी उत्सुकता से पूछ रही थी, तो फिर क्या हुआ था? युवराज एक गहरी सांस लेता और खुद को मजबूत करते हुए कहता है, जब पहली बार कोशिश की थी तो मेरी मॉम पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई थी और मेरी केयर टेकर ने अपने बच्चे को खो दिया। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी सकते में आ जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवराज ने उस साये से टक्कर लेकर क्या खोया था। सुहानी हिम्मत करके कहती, सर, ऐसा क्या हुआ था कि आपकी मॉम पैरालाइज्ड हो गई और आपकी केयर टेकर ने अपना बच्चा खो दिया? सुहानी आगे कुछ नहीं कह पाती। युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो बस अपनी नज़रें सामने किए हुए ड्राइव कर रहा था। शायद वो और एक शब्द कहता तो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता। युवराज कभी भी खुद को किसी के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता था, इसलिए वो आज भी शांत था। युवराज के जवाब नहीं देने पर सुहानी उससे अगला सवाल करती, युवराज सर, जब आपने दूसरी बार कोशिश की थी तब क्या हुआ था? सुहानी के सवाल करते ही युवराज गाड़ी का ब्रेक लगा देता है और कार स्पीड में थी। अचानक से ब्रेक लगने के कारण कार एक झटके में रुक जाती है। सुहानी ने सीट बेल्ट लगाया था, इसलिए उसका शर्ट सामने टकराने से बच जाता है। सुहानी हैरान होकर युवराज को देखती है और युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, कॉलेज आ गया है। सुहानी युवराज का इशारा समझ जाती है और बिना कुछ कहे कार से बाहर निकल जाती है। सुहानी के कार से निकलते युवराज तेजी से कार घुमाकर धूल उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। युवराज के जाने के बाद भी सुहानी हैरानी से कॉलेज गेट की तरफ देखती ही रह जाती है। उस गेट की तरफ देखते हुए सुहानी कहती है, ऐसा क्या हुआ था उस दिन की युवराज सर की मॉम? इतना कहकर वो खामोश हो जाती है। आगे की कहानी को जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो, और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है, और मेरे वीडियोस को लाइक भी करते चलें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।